कंप्यूटर लैंग्वेज की इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं सी लैंग्वेज को, और सी लैंग्वेज में हम सीख रहे हैं आज हाउ टू क्रिएट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हाउ टू क्रिएट एंड रनिंग ए सी प्रोग्राम। सी के प्रोग्राम को हम कैसे लिखेंगे और कैसे उसको रन करेंगे, ये आज हमारे लेक्चर का टॉपिक होगा। हम ये तो समझ चुके हैं कि अगर हमें किसी मशीन से, मतलब किसी कंप्यूटर से अगर बातचीत करनी हो तो हमें एक मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, और उस मीडियम को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी हो सकती है, C++ हो सकती है, जावा हो सकती है। मैंने आपको बताया कि ये जो लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है या C++ लैंग्वेज है, सी लैंग्वेज है या आपकी C++ लैंग्वेज है, या जावा लैंग्वेज है, या आपकी पाइथन लैंग्वेज है, ये सब की सब कैसी हैं? हाई लेवल लैंग्वेज। HLL का मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि ये सब इंग्लिश लाइक लैंग्वेज हैं। जैसे हम अंग्रेजी में किसी सेंटेंस को लिख देते हैं, तो उसी तरीके से हम इन लैंग्वेज में अपने प्रोग्राम को लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को लिखेंगे। अब बात यह आती है, क्या हाई लेवल लैंग्वेज को हमारा कंप्यूटर समझता है? क्या हमारी मशीन समझती है? अगर हमने अपने प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है, तो क्या हमारी मशीन इस हाई लेवल लैंग्वेज को समझ लेगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं समझेगी। तो फिर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का क्या मतलब है? भाई बात छोटी सी ये है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को जल्दी से लिख सकें और जो हमने लिखा है उसको हम आसानी से समझ सकें। बट कंप्यूटर को ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो बीच में हमें क्या लाना पड़ेगा? ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा। और वो ट्रांसलेटर क्या काम करेगा कि इस हाई लेवल लैंग्वेज को जो हम सी में प्रोग्राम लिखेंगे या C++ में प्रोग्राम लिखेंगे या जावा प्रोग्राम लिखेंगे, वो ट्रांसलेटर इस प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज वाले प्रोग्राम को समझेगा और समझने के बाद उसको मशीन कोड में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो अगर हम सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो सी लैंग्वेज को नीड है एक एडिटर की या एक कंपाइलर की, जिसको हम बोल रहे हैं टर्बो सी। मार्केट में ये बहुत सारे अवेलेबल हैं। टर्बो सी नाम से भी आता है, एनसाई सी नाम से भी आता है, बोरलैंड सी नाम से भी आता है। अभी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बतलाया था। तो हम अगर सी के प्रोग्राम को लिखना चाहते हैं तो हमें एक कंपाइलर की नीड होगी। और ये कंपाइलर किस पर इंस्टॉल होगा? ये जो कंपाइलर है ये विंडोज़ ऑपरेटिंग जो सिस्टम है आपका, उस पर इंस्टॉल होगा। ठीक है। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम किसको इंस्टॉल करेंगे? अपने टर्बो सी कंपाइलर को। और इस टर्बो सी कंपाइलर पर हम अपना क्या लिखेंगे? प्रोग्राम लिखेंगे। इसके ऊपर हम क्या लिखेंगे? अपना प्रोग्राम लिखेंगे। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है टर्बो सी, हम उसको अपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल कर लेंगे और इंस्टॉल करने के बाद इस पर हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे। ओके, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो मैं इसको करता हूँ क्लोज और मैं आपको दिखाता हूँ। आप मेरे इस लैपटॉप की स्क्रीन देख रहे होंगे। यहाँ पर ये एक सॉफ्टवेयर रखा हुआ है, टर्बो C++ फॉर विंडोज़ 7। ठीक है। तो ये क्या है? टर्बो सी का कंपाइलर है। ये कंपाइलर क्या काम करेगा कि जो मैं प्रोग्राम लिखूंगा वो प्रोग्राम इस लैपटॉप को समझ में आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, डबल क्लिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर ओपन किया और ये जो है रन हो रहा है, और इस तरीके का एक एडिटर आपके सामने आ जाएगा। अब ये जो एडिटर है, ये एडिटर आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए तैयार है। तो आप कहाँ पर जाएंगे? फाइल पर जाएंगे, इस तरीके से न्यू फाइल करेंगे। तो न्यू फाइल पर ये आपको ब्लू स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। इस ब्लू स्क्रीन पर आपको क्या लिखना है? अपना प्रोग्राम लिखना है। ओके।
इस पर क्या लिखना है आपको, अपना प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पर जो भी आप प्रोग्राम लिखेंगे वो हाई लेवल लैंग्वेज में होगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया, ये आपने सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिख दिया। ठीक है, अब देखो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितनी भी लाइनें आपने लिखी हैं वो सब आपको समझ में आ रही होगी। क्या लिख दिया आपने, पहली लाइन में लिखा है आपने हैज़ इंक्लूड stdio.h, फिर दूसरी लाइन में लिखा हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर लिखा आपने void main, फिर आपने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया है, फिर लिखा है clr scr, फिर आपने लिखा printf hello सी लैंग्वेज, फिर आपने लिखा get ch, और फिर आपने इसको क्लोज करा दिया। तो ये जितना भी लिखा हुआ है ये आपको समझ में आ रहा है क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। बट ये जो लिखा हुआ है, ये जो इतना चीज़ लिखा हुआ है, ये इतना चीज़ हमारी मशीन को समझ में नहीं आएगा। मशीन का मतलब हमारे कंप्यूटर को समझ में नहीं आएगा। अब क्या काम करें, तो फिर हमारी मेहनत बेकार जाएगी। तो वही मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये प्रोग्राम हमने लिखा किसके ऊपर है, लिखा है हमने किसके ऊपर, कंपाइलर के ऊपर। कंपाइलर कौन सा है हमारा, टर्बो सी। तो टर्बो सी का कंपाइलर इस प्रोग्राम को रीड करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को रीड करेगा, और रीड करने के बाद इसको डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, मशीन कोड में इसको कन्वर्ट कर देगा। मशीन कोड का मतलब ये जो प्रोग्राम आपने लिखा था, क्या प्रोग्राम लिखा था ये, मैं दोबारा से यहाँ पर लिख देता हूँ। आपने प्रोग्राम यहाँ पर लिखा था ये हैज़ इंक्लूड stdio.h, ऐसे करके आपने कुछ लिखा था। फिर आपने लिखा था हैज़ इंक्लूड conio.h, फिर आपने लिखा था void main, और फिर आपने लिखा था ऐसे clr scr, फिर आपने लिखा था printf हेलो सी लैंग्वेज। ठीक है, यह सी प्रोग्रामिंग, और यहाँ पर आपने लिख दिया था गेट ch। ओके, इस तरीके से आपने लिख दिया था। अब ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है इसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, सोर्स कोड। क्या बोलते हैं इसको, सोर्स कोड। अब ये जो सोर्स कोड है ये हमने सी के एडिटर पर लिख रखा है, लेकिन ये जो है इसे सोर्स कोड मशीन को समझ में नहीं आएगा। तो अब बीच में कौन आएगा, यहाँ पर कंपाइलर आ जाएगा। क्या कौन आ जाएगा, कंपाइलर। और कंपाइलर कौन सा है, टर्बो सी। तो टर्बो सी का कंपाइलर क्या काम करता है, इस लैंग्वेज को समझ लेता है, और समझने के बाद इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, 01011100, ऐसे करके इसको कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो कोड है ये तो मशीन कोड आ गया। इस मशीन कोड को हमारा डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम क्या कर सकता है, समझ लेगा, और समझने के बाद इसका हमें क्या दे देगा, आउटपुट दे देगा। आपको बात समझ में आ रही है किस तरीके से चल रहा है ये। हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज को समझने का काम कौन करेगा, कंपाइलर, और कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, 01 की फॉर्मेट में। और 01 जो फॉर्मेट होता है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग होती है। उस लो लेवल प्रोग्रामिंग को हमारा कंप्यूटर समझ लेता है और उसका रिजल्ट जनरेट कर देता है। ओके, नाउ तो यहाँ पर यही लिखा है, वी नो दैट द प्रोग्राम्स created using programming language like C, C++, Java, etc. are written in a high level language like English, but the computer cannot understand the high level language. It can understand only low level language. So the program
written in high level language needs to be converted into the low level language to make it understandable for the computer. This conversion is performed using either interpreter or compiler. मतलब जो हाई लेवल प्रोग्राम आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको कन्वर्ट करने का जो काम है वो किसका है, या तो इंटरप्रेटर का या फिर कंपाइलर का है. तो पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर आर सी, सी प्लस प्लस, जावा एटसेट्रा. यूज द कंपाइलर टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस. अब देखिए कंपाइलर क्या है, हालांकि मैं आपको समझा चुका हूँ. ए कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू लो लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस. कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कंपाइलर, कंपाइलर क्या है, आप क्या समझते हैं. तो हम कंपाइलर की क्या डेफिनेशन लिखेंगे. कंपाइलर इज ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू लो लेवल इंस्ट्रक्शंस. जनरली द कंपाइलर performs two things. First, it verifies the program errors. If errors are found, it returns a list of errors. Otherwise, it converts the complete code into the low level language. ठीक है. तो जो कंपाइलर है वो दो काम करता है. पहला काम क्या करेगा कि ये हमारे पूरे प्रोग्राम को रीड कर लेगा और रीड करने के बाद इसमें अगर एरर्स हैं तो उसको फाइंड आउट करेगा, और फाइंड आउट करने के बाद ये किसको बता देगा, यूज़र को, कि आपके प्रोग्राम में इतनी एरर है. अगर सपोज दैट कोई एरर नहीं है तो इसको कन्वर्ट करने का काम कर देगा किसमें, लो लेवल लैंग्वेज में. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रोग्राम लिखा था मैंने, यहाँ पर आप देख रहे हैं. इस प्रोग्राम को मैंने लिख दिया. इस प्रोग्राम में जब मैं इसको कंपाइल कराऊंगा तो क्या इसमें कोई एरर है या नहीं है. जैसे मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ सेमीकोलन, और अब मैं इसको रन करवाता हूँ या कंपाइल कराता हूँ. तो देखो मैंने कंपाइल कराई तो इसने मुझे एरर बतला दी. आप देख रहे हो नीचे एरर्स 1 लिखी हुई आ रही है, ये एरर 1. एंटर करूँगा तो ये मुझे एरर बतलाएगा. तो पहला स्टेप हो गया. ये हमारे पूरे कोड में क्या फाइंड आउट करता है, एरर्स को फाइंड करता है. कहीं कोई एरर तो नहीं है, अगर एरर है तो उसको करेक्ट करो. तो मैं इस एरर को यहाँ पर क्या कर देता हूँ, करेक्ट कर देता हूँ. ऐसे मैंने इसको करेक्ट कर दिया. अब मैं फिर दोबारा कंपाइल पर गया, मैंने फिर से प्रोग्राम कंपाइल किया. अब देखो कोई एरर बतला रहा है, जी नहीं. यानी हमारा पूरा प्रोग्राम कंपाइल हो चुका. अब इसका क्या जनरेट हो जाएगा, मशीन कोड, यानी 0-1 की फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा. ना अब इसको हम रन करेंगे, तो रन करने के बाद ये इसका हमें आउटपुट दिखाएगा. तो देखो आउटपुट क्या आ गया, हेलो सी लैंग्वेज. ओके, इस तरीके से. तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी. Now, to create and execute C programs in the Windows operating system, we need to install Turbo C सॉफ्टवेयर. कौन सा सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी हमें, Turbo C सॉफ्टवेयर की. We use the following step to create and execute programs in Windows operating system. नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पर क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 पर करेंगे राइट सोर्स कोड ऑन Turbo C एडिटर. Turbo C एडिटर पर हम सोर्स कोड को क्या करेंगे, लिख देंगे. एडिटर का मतलब ये वाला एडिटर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना ब्लू स्क्रीन पर, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एडिटर. इस पर. तीसरा, सेव एज दिस फाइल इन फोल्डर, लिखा ना, सेव एज दिस फाइल इन एनी फोल्डर विद .c एक्सटेंशन. जैसे ये आपको यहाँ पर विंडो दिखाई दे रही है, तो इस विंडो को मैंने कहा कि सेव करो, तो Alt F पर जाएंगे और यहाँ से आप उसको सेव एज कर लेंगे. तो सेव एज करने के बाद आप यहाँ पर इसको सेव करेंगे ऐसे s1.c नाम से. ठीक है, S1 जो फाइल का नेम है, आप कुछ भी दे सकते हैं. एंड देन ओके कर देंगे. जैसे ही ओके करेंगे तो ये फाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी. तो देखो यहाँ पर नाम इसका लिखा हुआ आ रहा है s1.c. तो दूसरा स्टेप हो गया. नाउ तीसरा स्टेप देखते हैं. कंपाइल द सोर्स कोड, Alt F9. कंपाइल करने के बाद आप अपने प्रोग्राम को क्या करते हो, कंपाइल करते हो. जैसे ये प्रोग्राम है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो Alt F5 या आप Alt F जाएं और साइड बटन से इस तरीके से कंपाइल चले जाएं. तो देखो यहाँ पे लिखा है Alt F9 की को आप प्रेस कर देंगे तो ये कंपाइल हो जाएगा. एंड मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ, तो ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है. नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है. The compilation is the process of converting high-level language instructions into low-level instructions. We use the shortcut key Alt F9 to compile a C program in Turbo C. Okay. Now, whenever we press Alt plus F9, the source file is going to be submitted to the compiler. समझने की बात है ये, समझिए.
वेन एवर जब हम प्रेस कर देते हैं ऑल्ट प्लस F9 की को, तो जो सोर्स फाइल है वो कहाँ चली जाती है, कंपाइलर को। हमने कंपाइलर को वो फाइल जो है सबमिट कर दी कि भाई कंपाइलर महोदय हम आपको जो है ये वाली फाइल दे रहे हैं। ऑन रिसीविंग ए सोर्स फाइल, जब कंपाइलर इसको रिसीव कर लेता है तो द कंपाइलर फर्स्ट चेक्स द एरर, पहले एरर चेक करेगा। इफ़ देयर आर एनी एरर्स देन कंपाइलर रिटर्न लिस्ट ऑफ एरर्स। If there are no errors, then the source code is converted into object code and store it as the file with .obj। obj का मतलब एक्सटेंशन है, ये ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट कर देता है। Then the object code is given to the linker, लिंकर को दिया जाता है, और लिंकर क्या काम करता है, कंबाइंस करता है बोथ ऑब्जेक्ट कोड एंड स्पेसिफाइड हेडर फाइल कोड को, एंड जनरेट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या बना देता है उसका, विद ए डॉट EXE फाइल बना देता है। ठीक है, देखो ये जो आप विंडो देख रहे हो, इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करना चाहूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, ऑल्ट F9 की पर लिखा है ऑल्ट F9 की, मैं कंपाइल कर दूंगा, हो गया कंपाइल। तो कंपाइल करने के बाद क्या होगा, इस फाइल का क्या बनी होगी, .obj फाइल बनी होगी। क्या बनी होगी, .obj फाइल। ठीक है, तो किस नाम से बनी होगी, s1.obj। चलो मैं वो भी आपको सर्च करके दिखाता हूँ कि ये कहाँ बनी होगी। हम चलते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, यहाँ पर जाते हैं दिस पीसी पर, लोकल डिस्क में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं टर्बो सी में, यहाँ पर जाते हैं हम डिस्क पर, टर्बो सी पर, बिन पर जाते हैं, और यहाँ पर देखते हैं s1 डॉट बना है क्या कुछ, देखो ये रखी यहाँ पर, ये सोर्स फाइल है आपकी। ठीक है, क्या रखी है, ये सोर्स फाइल। ठीक है, और ये जो फाइल रखी है ये क्या है आपकी, BAK फाइल। ठीक है, अब देखो मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो बैकअप फाइल, ये तो मैंने कुछ और लिखा था, ये तो दूसरी प्रोफाइल आ गई है। चलो बैकअप फाइल है, ठीक है, और कौन सी फाइल थी भाई, ये तो हो गया। कंप्यूटर कहाँ चला गया मेरा, ये रहा। अच्छा, ये इसने इस पर ओपन कर दिया है। ओके 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 ओके, हाँ ये विजुअल कोड पर ओपन कर दिया है इसने। इसको मैं रन करता हूँ तो इसका आउटपुट आ जाएगा। s1.c। मैं देख रहा हूँ ऑब्जेक्ट फाइल कहाँ बनी, .obj। देखो ये बनी यहाँ पर, आप देख रहे हैं, ये आज 29 तारीख 9 महीना 2000। ठीक है भाई, ये s1.obj ये फाइल बन गई है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, नोटपैड पे ओपन कर लो। चलो देखो नोटपैड पे जब ये फाइल ओपन हुई तो क्या आप इसको पढ़ पा रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट फाइल को, बोलो
नहीं पढ़ पा रहे ना कि क्या लिखा है, जबकि हमने अपना प्रोग्राम लिखा है लेकिन हम इसको पढ़ नहीं पा रहे, इसको हम समझ नहीं पा रहे। तो डॉट ओबीजे फाइल में ये कन्वर्ट हो गई है इस तरीके से। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चलो आगे देखते हैं। नाउ अब जब ओबीजे फाइल बन गई तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लिखा है देन द ऑब्जेक्ट कोड इज गिवन टू द लिंकर, यानी लिंकर एक जो है आपका पार्ट है, इस लिंकर को ये ऑब्जेक्ट कोड चला जाता है। और लिंकर यानी एक प्रोग्राम है, ये भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। ये लिंकर क्या काम करता है, हमारे कोड को यानी ऑब्जेक्ट कोड को हेडर फाइल के साथ इंक्लूड कर देता है, ठीक है। और क्या जनरेट कर देता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम बोलते हैं .exe फाइल बना देता है। ओके, इस तरीके से। नाउ जब आप अपने प्रोग्राम को रन करते हो तो रन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस F9। आफ्टर कंप्लीटिंग कंपाइलेशन सक्सेसफुली एन एग्जीक्यूटेबल फाइल इज क्रिएटेड विद a .exe extension, the processor can understand this .exe file so that it can perform the task specified in the source file. Okay, एंड देन जब इस फाइल को हम रन करेंगे तो रन करने के बाद यूजर स्क्रीन पर इसका क्या आ जाएगा, आउटपुट आ जाएगा, जैसे कि आप इस प्रोग्राम को यहाँ पर देख भी रहे हैं। ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करूँगा तो इस तरीके से जाऊँगा, ओबीजे फाइल बन गया होगा। अब इसके बाद जब मैं इसको रन करूँगा तो देखो लिंकर क्या काम करेगा, ये जो 2 लाइनें लिखी हुई है ना, ये हेडर फाइल, इस हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ देगा और जोड़ देने के बाद क्या बना देगा, एक .exe बना देगा। और उस .exe को कौन समझता है, हमारा मशीन समझती है, तब वो जाके प्रोग्राम रन होगा। ओके, इस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं ये एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस ऑफ ए सी प्रोग्राम। अब यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा कि जब हमारा सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो कैसे कैसे। तो देखिए फिगर समझिए, फिगर में क्या कह रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या लिखा, ये सोर्स फाइल लिखा sample.c, है ना, सोर्स फाइल लिखा, हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिख दिया। आपने क्या प्रेस कर दिया, Alt प्लस F9 की प्रेस कर दी। Alt प्लस F9 की प्रेस करने के बाद ये सोर्स फाइल किसके पास चली गई, कंपाइलर के पास चली गई। कंपाइलर इसको क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। यहाँ पर 3 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये, तो इस सोर्स फाइल को ये कंपाइलर रीड कर रहा है। रीड करने के बाद इसमें देख रहा कोई एरर्स तो नहीं है। अगर इसमें कोई एरर होती है तो दोबारा से हमें इसी प्रोग्राम पर वापस कर देता है और वो एरर हमें ठीक करनी होती है। अगर कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर लिखा है नो एरर, तो क्या जनरेट कर देगा, इसका ओबीजे ऑब्जेक्ट फाइल sample.obj बना देगा। अब ये जो ओबीजे फाइल बन गई, इस ओबीजे फाइल को हम दे देंगे किसको, लिंकर को। तो ये लिखा लिंकर। लिंकर क्या काम करेगा, देखो हमारी फाइल के साथ हेडर फाइल को क्या कर देता है, इंक्लूड। ये रखी ना हेडर फाइल को इंक्लूड कर देगा। और इंक्लूड करने के बाद क्या बना देगा, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम पढ़ रहे हैं क्या, sample.exe। इस sample.exe को हम कंट्रोल प्लस F9 की प्रेस करके किसको दे देते हैं, प्रोसेसर को, जिसको हम CPU बोल देते हैं। और प्रोसेसर इसको क्या करेगा, एनालिसिस करेगा, रिजल्ट निकालेगा, और रिजल्ट निकालने के बाद वो हमें आउटपुट स्क्रीन पर इसका आउटपुट दिखा देगा। बात समझ में आ गई, पूरा प्रोसेस दोबारा से समझाते हैं। देखिए ये प्रोग्राम हमने लिख दिया। चलो मैं इस प्रोग्राम के अंदर एक लाइन और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे लिख दिया प्रिंट f, और मैंने यहाँ पर लिखा हेलो मथुरा, ये लिख दिया मैंने। ओके, इस प्रोग्राम को, इस पूरे प्रोग्राम को मैं क्या कह रहा हूँ, सोर्स कोड, ठीक है। और ये प्रोग्राम कहाँ लिखा गया है, कंपाइलर के ऊपर लिखा गया, कंपाइलर एडिटर पर लिखा गया। और कंपाइलर एडिटर का नाम क्या है, टर्बो C++, ठीक है। नाउ इस सोर्स कोड को मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद उसका नाम क्या रख दिया, s1.c रख दिया। नाउ अब ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम हम किसको दे रहे हैं, किसको देने जा रहे हैं, कंपाइलर को, कि कंपाइलर महोदय हमारा ये प्रोग्राम ले लो और इस प्रोग्राम को रन करके बतलाओ। तो हमने ये प्रोग्राम दे दिया किसको, कंपाइलर को। तो देखो यहाँ पर कंपाइल लिखा है, मैंने इसको कंपाइल किया यहाँ से। तो कंपाइलर ने इस प्रोग्राम को रीड किया, और रीड करने के बाद हमें बताया कि इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। चलो मैं इसमें एक एरर और कर देता हूँ। मैं यहाँ से ये सेमीकोलन हटा देता हूँ, या सेमीकोलन लगा दो और यहाँ पर इस P को कैपिटल कर दो इस तरीके से।
और मैंने इसको फिर दोबारा कंपाइल किया, तो देखो अभी भी कोई एरर नहीं बतला रहा। चलो सिंटैक्स एरर नहीं है, सिंटैक्स एरर ऐसे आएगी, इस तरीके से आएगी। अब इसको मैं यहाँ पर कंपाइल कर रहा हूँ, तो देखो कंपाइल हुआ, कंपाइल होने के बाद एक एरर आई, तो एरर होने के बाद जब जैसे मैंने एंटर किया तो ये यहीं पर वापस आ गया। अब मुझे इस एरर को यहाँ पर दूर करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया। अब फिर दोबारा मैंने इसको कंपाइल किया, एंटर किया, तो देखो कोई एरर आई जी, कोई एरर नहीं आई। मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद ये जो सोर्स कोड था जो कंपाइलर के पास था, कंपाइलर ने इसका क्या बना दिया होगा, क्या बना दिया होगा, बना दिया होगा भाई। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, कंपाइलर ने इसका क्या बना दिया होगा, ये बना दिया होगा s1.obj बना दिया होगा। अब ये s1.obj फाइल किसके पास जाएगी, किसके पास जाएगी, लिंकर के पास, लिंकर के पास गई। अब लिंकर ने क्या काम किया कि जो हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के साथ यूज हुई थी, ये वाली हेडर फाइल, इन हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया। हेडर फाइल को ऐड, हेडर फाइल, हेडर फाइल हमारे प्रोग्राम के साथ ये ऐड कर दी हेडर फाइल। और हेडर फाइल ऐड करने के बाद इसने क्या बना दिया, इसका s1.exe फाइल बना दी। अब ये exe फाइल किसके पास गई, प्रोसेसर के पास, प्रोसेसर के पास गई। प्रोसेसर ने इसका क्या किया, इसको एनालिसिस किया, इसका रिजल्ट जनरेट किया, इसका रिजल्ट निकाला और रिजल्ट किसको दे दिया भाई, किसको दे दिया, मॉनिटर को, मॉनिटर को दे दिया। और मॉनिटर उसको क्या कर देता है, हमारे सामने रिजल्ट दिखा देता है। बात समझ में आ गई। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौन करता है, ठीक है, ये एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस है। तो जैसे मैंने इसको सबसे पहले क्या किया था, कंपाइल, ये कंपाइल कर दिया। नाउ अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो ऑल्ट F से जा कर के मैं यहाँ पर रन कर दूंगा, तो देखो ये आ गया, हेलो सी लैंग्वेज, हेलो मथुरा। ओके, इस तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये अगर ये पूरी फिगर आपको अगर समझ में आ गई, ये वाली पूरी फिगर आपको समझ में आ गई, तो ये समझ लेना सी में बहुत कुछ समझ में आपको आ गया है। The file which contains a C program instructions in high level language is said to be source code. Every C program source file is saved with .c extension, for example .exe. Whenever we press Alt plus F9, source file is submitted to the compiler. Compiler checks for the errors. If there are any errors, it returns a list of error. Otherwise, generate object code in a file with name sample.obj and submit it to the linker. The linker combines the object code combines the code from specified header files into an object file and generate executable file, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, sample.exe। ठीक है, और उस sample.exe को हम फिर क्या काम करते हैं, कंट्रोल प्लस F9 की से एग्जीक्यूटेबल फाइल को रन करा देते हैं। इसको किसको देते हैं, CPU को, प्रोसेसर को देते हैं, और प्रोसेसर उसका रिजल्ट निकालता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इस पूरे प्रोसेस में हाउ टू राइट ए सी प्रोग्राम एंड रनिंग ए सी प्रोग्राम, इस पूरे प्रोसेस में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। क्या रखने हैं, पहला, सी प्रोग्राम फाइल जिसको हम सोर्स फाइल बोलते हैं वो .c एक्सटेंशन से सेव होगी। जैसे अभी आपने सेव किया था s1.c, ये लगाना कंपलसरी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो कंपाइलर को ये समझ में नहीं आएगा ये जो सोर्स फाइल आई है ये कौन से लैंग्वेज की है, .c की है या जावा की है या पाइथन की है, किसकी है। तो .c का लगाना बहुत ज़रूरी है। नाउ दूसरा पॉइंट, द कंपाइलर कन्वर्ट्स कंप्लीट प्रोग्राम एट ए टाइम। कंपाइलर का काम क्या है, पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में रीड करना और रीड करके उसको लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना। ओके, नाउ तीसरा पॉइंट क्या है, इनपुट टू कंपाइलर इज .c फाइल एंड आउटपुट फ्रॉम द कंपाइलर इज .exe फाइल, बट इट आल्सो जनरेट obj फाइल इन दिस प्रोसेस। देखिए, c फाइल हमने कंपाइलर को दी,
कंपाइलर ने सबसे पहले क्या बनाया, डॉट ओबीजे फाइल बनाया, फिर लिंकर ने क्या बना दिया, डॉट ईएक्सी फाइल बना दिया, और ईएक्सी फाइल हमने दे दी किसको, प्रोसेसर को, प्रोसेसर ने उसको क्या कर दिया, रन कर दिया। तो इस पूरे प्रोसेस में 3 फाइलें बनी, डॉट सी फाइल बनी, डॉट ईएक्सी फाइल बनी, डॉट ओबीजे फाइल बनी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द कंपाइलर कन्वर्ट्स द फाइल ओनली इफ देयर आर नो एरर्स। ठीक है, कंपाइलर तभी कन्वर्ट करता है हमारी फाइल को जब उसके अंदर कोई एरर ना हो। इसके बाद CPU प्लेसेस द रिजल्ट इन यूजर स्क्रीन विंडो। CPU का काम किया है रिजल्ट को निकालना और उसको यूजर स्क्रीन विंडो पर डिस्प्ले कराना। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ओवरऑल प्रोसेस क्या करना है, टाइप प्रोग्राम इन सी एडिटर, सेव विद एक्सटेंशन डॉट सी एंड प्रेस 2। अगर F2 आप डायरेक्ट प्रेस कर देंगे आपका प्रोग्राम सेव हो जाएगा। कंपाइल करने के लिए आपको Alt+ F9 की प्रेस करनी होगी। अगर कोई एरर होती है तो आप उस एरर को दूर करेंगे एंड देन अपने प्रोग्राम को रिकम्पाइल करेंगे। अगर कोई एरर नहीं होती है तो आप क्या प्रेस कर देंगे, Ctrl F9 की प्रेस कर देंगे और अपने प्रोग्राम का आउटपुट देख लेंगे। अगर आपने अपने प्रोग्राम में getch का यूज़ नहीं किया है तो Alt F5 की से आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को देख सकते हैं। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।